देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और अभी क्या पढ़ना है हमारे को, वेलोसिटी फिल्टर। तो व्हाट इज वेलोसिटी फिल्टर? वेलोसिटी फिल्टर क्या है, किसी लोकेशन पे हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर आपने किसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर मान लीजिए किसी चार्ज को आपने ऐसे थ्रो किया ऐसे, तो फिर ऐसे मुड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कैसे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में? इधर कौन सी प्लेट है, इधर नेगेटिव और उधर कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, पता है ना, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की साइड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे की साइड ही मुड़ेगा ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अंदर की तरफ, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ओनली अकेला मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किधर मुड़ना था, मुड़ेगा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मुड़ेगा। किधर, आपने ऐसे थ्रो किया तो देखो फोर्स आपका लेफ्ट हैंड क्या बताता है, देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो उसके लिए क्या कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे सेट किया, ये क्या है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज। और ये अंगूठा क्या पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड होता तो इसके ऊपर फोर्स लगता किधर, ऊपर की तरफ है। आया कि नहीं समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है ऐसे नीचे की साइड, नीचे की तरफ मुड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इस लोकेशन पे, तो किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ फोर्स लगता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कुछ फोर्स लगता है वो कितना होता है, क्यू वी बी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि अगर हम दोनों फोर्सेस इक्वल कर दें, भाई ई का और बी का फोर्स हमने इक्वल कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसके ऊपर बैलेंस हो गए हैं। बैलेंस हो गए मतलब दोनों इक्वल हो गए हैं। तो अब ये पार्टिकल सीधा किधर जाएगा बेटा, सीधा। तो ई और बी को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों साइड, बोथ साइड लगने वाला फोर्स क्या हो गया है, इक्वल, यूँ समझिए। तो अब ये कैसा जाएगा, स्ट्रेट। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई है। अब क्यू से क्यू कैंसिल, v इज इक्वल्स टू ई बाई बी। क्या है ये है वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर आपको कैसे मिला, ई बाई बी। क्या चीज़ है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए आपको यहाँ से निकलने वाला पार्टिकल जो चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, आपको किस स्पीड का पार्टिकल चाहिए था, 200 का। ध्यान से सुनिए, जो स्ट्रेट में जाए पार्टिकल वो आपको कैसे किस स्पीड का चाहिए था, किस वेलोसिटी का चाहिए था, 200 की का, 200 वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए। तो आपने ई और बी को इस तरह से एडजस्ट करना है, आपने ई को और बी को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 200 वेलोसिटी वाला चाहिए, तो आपने मान लीजिए ई आपने लगाया 400, कितना, 400। तो आप बी को कैसे एडजस्ट करोगे, 2, तो ऐसे वैल्यू कितनी आएगी, 200। चीज़ें समझ में। और अगर मान लीजिए ये कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 800 है, तो बी को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे ना, ताकि एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का जो पार्टिकल है वो ही अपने को मिले। तो जिनकी वेलोसिटी कम होती है, ध्यान से सुनो, जिनके पास वेलोसिटी कम है वो पार्टिकल किधर मुड़ जाएगा, जिसके पास वेलोसिटी फुल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फुल लगेगा, ऊपर चला जाएगा। हमें 200 वाला चाहिए ना। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी, हमने ई और बी को एडजस्ट इस तरह से किया कि जिस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कम होगी 200 से, वो किधर मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ। और जिस पार्टिकल के पास इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फुल लगेगा, 200 से ज़्यादा वाला ऊपर मुड़ जाएगा। तो आपको इस तरह से एक 200 खास पार्टिकल मिलेगा आपको, खास वेलोसिटी का, जिसके पास एक खास वेलोसिटी है 200 वाला। कंडीशन क्या है, आप कैसी भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसी भी पार्टिकल, कैसी भी वेलोसिटी वाला पार्टिकल आपको मिल सकता है, लेकिन आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, वी और ई और बी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ आई समझ में। तो ई और बी को एडजस्ट करो, 500 वाला भी पार्टिकल मिल सकता है आपको, ठीक है। कैसे आपको पता है, ई और बी को एडजस्ट करोगे आप। अगर मान लीजिए आपने ई को लगाया 500 और बी को कितना लगाया 1, तो आपको जो पार्टिकल मिलेगा वो 500 वेलोसिटी वाला होगा, स्ट्रेट निकल जाएगा जो। तो इस तरह से आपने 500 या 200 वेलोसिटी वाला एक पार्टिकुलर पार्टिकल जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। आपने इसके लिए क्या बोले हम,
वो फिल्टर कर लिया है, इतनी वेलोसिटी का पार्टिकल यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, बाकी स्ट्रेट नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक पार्टिकुलर स्पीड, पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल को फिल्टर कर लिया है, छान लिया है। चीज़ें समझ में, जैसे चाय पत्ती हम देखते हैं, चाय में चाय पत्ती होती है, ठीक है, चाय बनाते हुए तो हम छलनी का यूज़ करते हैं। छलनी में पत्ती पत्ती एक साइड ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है, तो वो क्या बोलते हैं हम, चाय को फिल्टर बोलते हैं। चाय को फिल्टर किया, छानना। तो वैसे एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल आपने छान लिया है, वेलोसिटी फिल्टर बोला जाएगा। आया कुछ समझ में? अभी हम क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या है, देखो भाई, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या है, क्या काम आता है? तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, ये 5 मार्क्स का आएगा। और वैन डी ग्राफ जनरेटर हुआ जैसे, और वैसे ही क्या है साइक्लोट्रॉन, जो बड़े क्वेश्चन है वो 5 नंबर के आते हैं, समझ में आ गया? तो साइक्लोट्रॉन है क्या, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? जैसे हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर मैंने आपको बताया था जिस पे हम हाई पोटेंशियल बिल्ड करते हैं। भाई स्फीयर था, स्फीयर के ऊपर हमने क्या जनरेट किया था, वेरी वेरी हाई पोटेंशियल, मिलियंस ऑफ वोल्ट में पोटेंशियल क्रिएट किया था हमने उसके ऊपर। तो क्यों क्रिएट किया था? क्योंकि आप पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा क्या होगी इसके पास है, काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल को आप इतनी हाइट तक उठाइए, बस इतनी हाइट तक, थोड़ी सी स्पीड आएगी उसके पास, छोड़ोगे यहाँ से। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है उसकी, तो ज़्यादा हाइट पर ले जाओ, वहाँ से छोड़ो। तो ज़्यादा हाइट पर ले जाने में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था वैन डी ग्राफ जनरेटर में हम क्यों यूज़ करते हैं इस प्रकार की डिवाइसेस, इस टाइप की डिवाइसेस यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, न्यूक्लियस रिलेटेड। न्यूक्लियस की स्टडी करनी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के आज तो पता है आपको प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं न्यूक्लियस में, लेकिन किसी टाइम पे नहीं पता था अपने को कि न्यूट्रॉन्स भी हैं साथ में, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मेक ए न्यूक्लियस, इतना तो पता है ना आपको। तो साइक्लोट्रॉन अगर आता है तो आपको सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर लिखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ इसका इंट्रोडक्शन, क्या है ये, ठीक है ना, क्यों यूज़ करते हैं। दूसरा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। थर्ड क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शंस, या फिर इसका जो क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। आगे क्या है, वर्किंग, एक एक स्टेप में सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी अलग अलग। पूरा ऐसे टाइप लिख दोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, डायग्राम, इसका वर्किंग, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके लिमिटेशंस बोलो या फिर ड्रॉबैक्स, कमियां, है ना। यूज भी लिख सकते हो आप, इसका लास्ट में यूज चाहे यहाँ पे लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं है। 5th जो पॉइंट है वो यूज लिख दो, क्या यूज है, या ये लास्ट में लिख दो कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक एक चीज़ हम समझेंगे क्या है ये। इंट्रोडक्शन, साइक्लोट्रॉन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कुछ साइकिल जैसी फॉर्म होगी यहाँ पे, कुछ साइकिल जैसा बनेगा, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हाई एनर्जी वाला पार्टिकल ऑब्टेन करते हैं। हाई एनर्जी वाला पार्टिकल क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को तोड़ना है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाला पार्टिकल जिसके पास क्या होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो आप कैसे आप बिल्ड कर सकते हो हाई काइनेटिक एनर्जी, कैसे? हमें पता है कि जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगती है बेटा, फोर्स लगती है। इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, Q इंटू ई, पता है ना इस चीज़ का। तो ऐसे एक्सेलरेट करेगा तो जितना ज़्यादा दूर तक एक्सेलरेट करेगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस चार्ज के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो ताकि बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिले इसको। और जब न्यूक्लियस को ये हिट करे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर स्लो एनर्जी का पार्टिकल, लो एनर्जी का पार्टिकल आपने छोड़ा, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है ये भी, इसके पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज।
देखेंगे, बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया हमने, बताऊंगा मैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और जो पार्टिकल यहाँ लेंगे उसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप इसको तोड़ना चाहते हो तो आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई वेलोसिटी। अगर लो वेलोसिटी दी आपने, लो काइनेटिक एनर्जी हुई, तो क्या होगा, तो ये आपको पता है जैसे जैसे पास जाएगा रिपल्सन होगा इनमें कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग। सेम नेचर आपको पता है क्या करेंगे, रिपेल, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, ये भी इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ही कम स्पीड का हुआ तो ऐसे धीरे से थोड़ी सी दूर जाके वापस लौट आएगा। थोड़ी सी और अगर आपने एनर्जी बढ़ाई तो ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ाई आपने, हो सकता है नीचे से निकल जाए, साइड्स में से ऐसे रिपल्सन के कारण निकल जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पता ही ना चले रिपल्सन का कि कोई सेम नेचर का चार्ज आया है, और जब तक रिपल्सन का पता चले तब तक तो हीट कर दे। इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इस पार्टिकल के पास। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा दूर तक एक्सेलरेट करे, इसके पास क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देते हैं, दूर तक लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर तक लगा देंगे, ज़्यादा दूर तक एक्सेलरेट करेगा। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। भाई जितना डिस्टेंस तक कोई चीज़ जाएगी, जितना डिस्टेंस उतनी ज़्यादा उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सही है ना। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, भाई ज़्यादा देर तक एक्सेलरेट करेगा, ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या देखा, जैसे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी वीक हो जाएगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो फोर्स लग रहा है। अगर दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस आप इंक्रीज कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने देखा है, dV/dr, है ना, फेमस इक्वेशन याद है। तो जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाएगा, फिर उतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। इंट्रोडक्शन, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल को नहीं दे सकते हम हाई काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी देनी है, अगर बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी बिल्ड करनी है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर, तो हमारे को क्या चाहिए, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दो चीज़ें याद रखना इसमें। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेट करेगा, पता है ना इस चीज़ का। दूसरा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन मैग्नेटिक फील्ड then it is experience a force and due to this force it will turn घूमेगा, घूमता रहता है ना। दोनों के दोनों यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों फोर्सेस का यूज़ किया हमने इसके प्रिंसिपल में, ठीक है ना। हाँ, अब साइक्लोट्रॉन कैसा होता है, किस टाइप का होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले हमारे घरों में रोटी रखने का डब्बा हुआ करता था, ठीक है, स्टील का डब्बा हुआ करता था पहले अपने, तो उसको देखिए आप, बिल्कुल राउंड शेप में होता था ऐसे, और उसके ऊपर ढक्कन होता था और ढक्कन को बंद कर देते थे हम, ठीक है, इतना सा बड़ा होता है। आज तो पता है आपके हॉट केस आ गए हैं, पहले स्टील का डब्बा हुआ करता था, ठीक है। तो इस डब्बे को आपने देखना है। अब इस स्टील के डब्बे को ढक्कन बंद है, ऊपर से बिल्कुल क्लोज है ये, है ना, राउंड दिख रहा है आपको। इसको हम बीचों बीच काट देंगे तो फिर रोटी कहाँ रखेंगे। अरे भाई डिवाइस बनानी है, फिलहाल आपका ध्यान डिवाइस पे होना चाहिए, ठीक है ना। और विशाल तो रोटियों पे अटका पड़ा होगा, है ना, नहीं विशाल। हाँ, तो भाई आप इसको बीचों बीच काटिए। इसकी शेप कैसी आएगी भाई, डी शेप, दिख रहा है आपको कैसी शेप आएगी इसकी, डी शेप। कुछ ऐसी शेप में नहीं आ जाएगा ये, बताइए आ रहा है नहीं समझ में। बताइए ये डी शेप समझ में आई, तो ऐसी शेप हो जाएगी इसकी कुछ, यानी कि अंदर आप इसके आप उंगलियां या हाथ घुमा सकते हो, अंदर से कैसा है ये, खोखला होलो है ना। तो ऐसे 2 डीज ली हमने, 2 डीज, और उनको एक श्योर से जोड़ा है हमने, जो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आया कैसे क्या डिवाइस बनानी है। इसको बीचों बीच कट करेंगे, ऐसे 2 डीज आपको मिलेंगी, उन 2 डीज को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे।
ठीक है भाई, ऐसा समझ में। जैसे 2Ds हैं, आप इनको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर लेना, ठीक है, बाकी ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 2Ds जो हैं इनको हमने कैसे रखा है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। हमने कैसे रखा है इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ये, बोर्ड के ऊपर तो मैं ऐसा बना नहीं सकता ना, तो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है इसको 2Ds को, ये जो डब्बा है अपना उसको, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको, कुछ गैप छोड़ रखा हमने। अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने, देखो ऐसे तो ये रखा हुआ है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगा दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। या तो आप यहाँ से यहाँ लगा, ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दी, ठीक है भाई, 2 ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दी यहाँ पे, और एक साउथ पोल बना रही है और एक नॉर्थ पोल, आया कुछ समझ में। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और यहाँ पे बीच में क्या रख दिया है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल इमिट करेगा वो सोर्स वहाँ पे रख दिया है, ठीक है भाई। अब हमने जो 2Ds हैं अपनी 2Ds, D1 और D2 है ना, अब हमने इनको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है, ऐसा ऐसा कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे क्या लगा दिया है कि हाई टेंशन ऑसिलेटर, हाई टेंशन। अब ये क्यों लगा है वो भी समझ में आएगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव है क्या है नेगेटिव। ऑसिलेटर क्यों लगाया, ताकि पोलरिटी हम चेंज कर सकें, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये। तो आपने जैसे ही इसको EMF प्रोवाइड किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनके ऊपर चार्ज आएगा कि नहीं, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, आएगा कि नहीं समझ में। जो नेगेटिव से कनेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है, अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलेगा अगर, भले उसके पास वेलोसिटी ना हो, लेकिन आपको पता है ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल निकला उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कि नहीं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने पढ़ रखा है जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करते हो तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, और ड्यू टू दिस फोर्स इट विल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तक एक्सेलरेट करेगा ये। तो ये यहाँ से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगा और ये अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, अंदर में हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या फिर गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज कंडक्टर, किसी भी क्लोज कंडक्टिंग सरफेस के अंदर, चाहे वो होलो हो कैसा भी हो, क्लोज होना चाहिए। किसी क्लोज मेटेलिक बॉक्स के अंदर कैसा भी हो, क्लोज है, होना चाहिए कैसा, मेटेलिक। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, है ना। तो अंदर में जैसे गया, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, कुछ है समझ में। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा अगर, तो मान लीजिए हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉर्थ टू साउथ, दिख रहा है आपको। और ये हमने कैसा वेलोसिटी दी है इसको, ये डब्बा है, ये डब्बा ध्यान से देखिए, ये ऐसा डब्बा है, ये ऐसा डब्बा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऐसे, हॉरिजॉन्टल क्या है, डब्बा। अब इसके ऊपर ये वेलोसिटी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा किधर, थंब बता रहा है, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, और ऐसे मुड़ेगा, ये टर्न करेगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैंने समझाया भी था। इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे 90 डिग्री पे, 90 पे ही रहेगा फोर्स, 90 पे ही लगता रहेगा, और ऐसे टर्न करता रहेगा। लेकिन ये ऐसे टर्न किया, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण टर्न किया, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई थी ना, पहले चक्कर में कुछ वेलोसिटी आ गई थी v। अब जैसे ही ये बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मिले या अपोजिट डायरेक्शन में मिले भाई। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मिला तो इधर आके ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, रिटार्ड, एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या लगा रखा है, ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर पलट जाएगा, जैसे ये चक्कर लगा के इधर आया, ऑसिलेटर पलटना है। ऑसिलेटर पलटने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव, और इधर वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये वाले डी नेगेटिव। आया नहीं समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा इसको, उसी डायरेक्शन में जिधर से ये आ रहा है। तो इधर से आया ये v वेलोसिटी से, और जैसे इधर आया ऑसिलेटर ने अपना काम किया, ऑसिलेटर पलट गया, पोलरिटी चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उसी डायरेक्शन में मिला, अब फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब जैसे अंदर गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फिर से फोर्स लगेगा और ये टर्न करेगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ वेलोसिटी v थी पहले चक्कर में, और यहाँ पहुँचा जब वेलोसिटी होगी 2v, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज की इसकी इस रास्ते में, दिख रहा ना आपको। लेकिन अब जैसे ये यहाँ गया, यहाँ 2v वेलोसिटी से जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगी, याद रख लेना, प्रूव भी करेंगे। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी क्या इंक्रीज करेगी, रेडियस। अब ये यहाँ पहुँचा तो फिर ऑसिलेटर में अपना काम किया, इधर पॉजिटिव इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला क्या बनना है नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसको मिल गया ऐसा। तो जैसे 2v वेलोसिटी निकल के लेके ये निकला बाहर, इसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज करेगी इस रास्ते में ऐसे, और 3v से इधर आ जाएगी 3v, ऐसे 4v 5v 6v 10v, ऐसे लगातार जितनी ज़्यादा चक्कर लगाएगा बेटा उतनी ज़्यादा क्या इंक्रीज होती जा रही है वेलोसिटी। और बार बार नहीं बताऊंगा, पोलैरिटी चेंज होती जा रही है, जैसे चक्कर लगा के आएगा क्या चेंज हो रही है पोलैरिटी। कुछ आया समझ में। तो इसको ऐसे साइकिल की फॉर्म में ऐसे घुमाया जा रहा है, तो क्या बन गया है ये साइक्लोट्रॉन, है ना भाई। सोचने वाली बात है ये। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते ना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता था, तो तरीका क्या था, तरीका यह था कि बार बार उस चार्ज पार्टिकल को मोड़ मोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए, बार बार क्या करवाया जाए एक्सेलरेट, और कोई मेथड ही नहीं है। अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है, तो क्या तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से उसको मोड़ा जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देंगे डायरेक्शन, फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फिर मुड़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसको उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, लगातार उसकी वेलोसिटी को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ भाई 50 मीटर की वायर रखनी है आपको इस कमरे में, तो नहीं रख पाओगे क्योंकि कमरे की लेंथ कुल अप्रोक्सीमेट 15 या 20 फीट होगी, 20 फीट बोल रहा हूँ मैं। 50 मीटर की वायर रखनी है मान लो, तो 20 मीटर हो तो भी नहीं आएगी। तो उसका तरीका क्या है, उस वायर को मोड़ मोड़ के रख दो, मोड़ मोड़ के रख देंगे, फिर तो आ जाएगी कमरे में। तो वही तरीका है भाई, अगर आप लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते तो क्या करो, हाँ मोड़ मोड़ के ले आओ बार बार उस चार्ज को घुमा घुमा के, और बेवकूफ़ बना देंगे चार्ज को। चार्ज के पास ऐसे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी, बार बार टर्न करने पे ऐसे 1000 चक्कर लगाए इसने, 1000 भी वेलोसिटी होगी 1000 टाइम्स, और ऐसे बहुत ज़्यादा चक्कर लगाता है, 1 लाख चक्कर लगाए इसने, बहुत तेज़ वेलोसिटी होगी इसके पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओपनिंग सेट करेंगे, एक विंडो है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इस विंडो को जैसे ओपन करेंगे क्या कौन सी प्लेट लगा देंगे, नेगेटिव। कुछ चीज़ आ रही समझ में। अब जो चार्ज हमने एक्सेलरेट करवाया है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये प्लेट्स उसको अट्रैक्ट करेंगी। जैसे ही विंडो ओपन करोगे बाहर निकलेगा ना, ऐसे भाग रहा है ये तो फुल निकलना चाहता है बाहर, पूरा एक्सेलरेट करवा दिया आपने। कुछ टाइम के बाद आपने इस विंडो को ओपन कर दिया, ओपनिंग है ये, जैसे आपने ओपन किया इसकी डोर खोला आपने, भाई विंडो खोल लिया आपने, तो आप देखोगे ये इधर आएगा, इधर अट्रैक्ट होगा, इधर इधर आएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और यहाँ पे क्या लगा देंगे टारगेट, और टारगेट को हिट करेगा, टारगेट लाइक न्यूक्लियस, टारगेट टूट जाएगा। कुछ आया समझ में। तो ऐसे ही साइक्लोट्रॉन हेल्प करता है, बार बार चार्ज को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं और एक्सेलरेट करवाते हैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें। हाई काइनेटिक एनर्जी से जाए, हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई वेलोसिटी, और सीधा जाके टारगेट को हिट करे और तोड़ सके उसको। कुछ चीज़ आई समझ में, नहीं आई हो तो बताओ। तो इंट्रोडक्शन हो गया, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हो गया। प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ये किस प्रिंसिपल पे, जब एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट विल एक्सेलरेट, एंड in a magnetic field if a charged particle is thrown then it will experience a force and due to magnetic force it will turn continuously turn। तो ये प्रिंसिपल हो गया। डायग्राम बना ही दिया हमने। वर्किंग अभी समझाई मैंने आपको, है ना। वर्किंग किस तरह से काम करता है, ये वर्किंग ही तो थी। यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशंस भी बताऊँगा मैं। इसकी कुछ इक्वेशंस हैं वो ड्रॉ कर लें, ठीक है, कैलकुलेशंस। लिमिटेशंस बाद में कर लेंगे, इसके बाद यूज़ के बाद क्या है, कुछ कैलकुलेशंस। चाहे आप यूज़ को लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस हैं इसमें कुछ, उसके बाद इसके लिमिटेशंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यूज़ बता दिया ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, अब कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए देखो भाई, जब भी ऐसे टर्न हो रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मोड़ने के लिए
तो जो टर्न होने वाला जो फोर्स है, हमें पता है अगर सर्कल में किसी चीज़ को मूव करवाना है तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, है ना। तो क्यू वी बी साइन थीटा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। आ गया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कैलकुलेशन होता है एम स्क्वायर अपॉन आर, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है भाई, साइन थीटा किसके बीच में होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा रखा है, डब्बे में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कैसी है, ऐसे, कितना एंगल है, 90 का, तभी तो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम। अब देखो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस अगर निकालना चाहो आप या वेलोसिटी निकालना चाहो तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एक पावर से एक पावर कैंसिल। रेडियस निकालना चाहो, पहले रेडियस निकालेंगे, एम वी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी, ठीक है। अब एक वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी इस फॉर्मूले से ही आ जाएगी, इसी फॉर्मूले से वेलोसिटी क्या होगी, वेरी गुड, आर क्यू बी बाई एम। क्या मैंने अभी अभी आपको बताया था, कुछ याद है, जितनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उतनी ज़्यादा क्या इंक्रीज करेगी, रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्यू बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो, मैंने बताया आपको क्यू बाई एम क्या बेटा, क्यू बाई एम इज चार्ज बाई मास रेशियो, ठीक है ना। वो एक स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है, क्या है ये, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज उसके मास के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज उसके मास के अकॉर्डिंग, समझ में रहा। अगर आप ये चीज़ कांस्टेंट है, एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए कांस्टेंट है क्यू बाई एम या एम बाई क्यू, है ना। तो बी भी कांस्टेंट है, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या इंक्रीज करेगी उसकी रेडियस, बताया था कि नहीं मैंने आपको। अब देखिए अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहो तो आपके पास क्या होना चाहिए, चार्ज बाई मास रेशियो, रेडियस और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे उस लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट है, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। कुछ चीज़ आ रही समझ में, ये अपने काम आएंगे ये सारी की सारी इक्वेशंस। अभी आपने क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। कैसे, ऐसे घूमते हुए इसका एंगल चेंज हो रहा है बार बार, या सर्कल में कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो बार बार उसका क्या चेंज होता है, एंगुलर, एंगुलर बोलते हैं उसको। एंगुलर मोशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी कैसी है, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, वी लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये तो लीनियर वेलोसिटी है इसकी, समझ में आ रहा है। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा, रख दो इस इक्वेशन में, क्यू बी अपॉन में एम, आर से आर कैंसिल, एंगुलर वेलोसिटी क्या आई, क्यू बी बाई एम, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। अभी नहीं आया समझ में, और आएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, टी, कैपिटल टी, टोटल टाइम। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू क्यू बी एम। तो टाइम पीरियड उधर ले जाओ, टी को, टाइम पीरियड निकालना है, टी को उधर ले गए तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। क्या समझ में आया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मैंने यहाँ पे बोला था तो नहीं आया था समझ में, अब देख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर है ही नहीं, मतलब छोटा चक्कर लगाए या बड़ा चक्कर लगाए टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। जब तक टाइम पीरियड सेम रहेगा तभी तो काम चलेगा। हमने इसको सेट किया हुआ है कि इसको 0.1 सेकंड के बाद बदलना है। भाई टाइम पीरियड छोटा चक्कर लगाए या बड़ा चक्कर लगाए, टाइम पीरियड सेम रहेगा तभी तो काम चलेगा। टाइम पीरियड छोटा चक्कर क्या करता है, छोटे चक्कर में वेलोसिटी कम है, बड़ा चक्कर लगाते हुए वेलोसिटी बढ़ा लेता है, तो टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम, कांस्टेंट। समझ में? अब डिपेंड किसके ऊपर करता है वो चीज़ आप देख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग लगाओगे आप, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाओगे आप, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बताइए, कम। भाई ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा चक्कर लगाए, फास्ट फास्ट घूमेगा, समझ में आ रहा है, एक चक्कर का टाइम पीरियड घट जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। कुछ समझ में आया तो बताओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक रहा तो मतलब एक चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बस इतना ही है। तो अब देखो 1/T क्या बोला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी। देखो 1/टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी QB अपॉन में 2πm। आया कि नहीं समझ में? और इसकी फ्रीक्वेंसी और घूमने वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी जब तक
ओसिलेटर, जब तक ओसिलेटर की ये वाली फ्रीक्वेंसी मैच रहती है तब तक ही वेलोसिटी बढ़ती है इस पार्टिकल की। जब तक दोनों के भाई अगर ये घूम के इधर आया और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मिला, ऐसे आ रहा है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। तो क्या होना चाहिए, वो वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी और इसकी भी वही सेम। जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जैसे ही घूम करके चक्कर लगा के इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलना चाहिए। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हम किसकी सेट करते हैं, HT ऑसिलेटर की। कुछ चीज़ें समझ में। तो उतने टाइम के बाद पोलरिटी चेंज होती है और लगातार ऐसे जब तक ऐसा होगा, जैसे घूम करके आया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मिला, इधर घूम करके उधर जाना चाहता है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। जब तक ऐसा रहेगा वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे है, इन स्टेप। इन स्टेप में है अपना ऑसिलेटर या साइक्लोट्रॉन, समझ में। और जैसे ऐसा हुआ वेलोसिटी बढ़ी और ऐसे चक्कर लगा के आया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इसी डायरेक्शन में नहीं मिला, किसी डायरेक्शन में मिला, उल्टा, तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। चक्कर लगा के इधर आना था इसको, चक्कर लगा के इधर आया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलना था, इसी डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर मिला, इधर। तो आप सीधे सीधे सोचो क्या करेगा, वेलोसिटी रिटार्ड करेगा। और क्या बोलते हैं उस टाइम पे, क्या हो जाता है, आउट ऑफ स्टेप। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ए स्टेप। जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी ना तो आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। जब तक इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी चक्कर लगाने की और ये वाली फ्रीक्वेंसी मैच करती रहेगी तब तक इन स्टेप रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। और इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, इन स्टेप में सिंक्रोनाइजेशन। दोनों का क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। और जैसे आउट ऑफ स्टेप होगा वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और फिर आउट ऑफ स्टेप बोलते हैं उसको, सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहा। अब कुछ चीज़ आ रही समझ में। तो अगर ये सारी इक्वेशन समझ में आई हो तो अब काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हो पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी रखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पार्टिकल के पास, जो आपने एक्सेलरेट करवाया ऐसे बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, सभी का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में m। m का भी क्या होगा, स्क्वायर। आया ना समझ में। अब भाई इसकी लिमिटेशंस भी बताएंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे आप ध्यान से देखो कि सारी इक्वेशंस को समझ में आ जाएगा आपको, क्या चीज़ चेंज करेंगे तो क्या चीज़ चेंज होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा इक्वेशंस नहीं है इसमें, ये कैलकुलेशन है सारी। यहाँ से इक्वल रखो इनको, मैग्नेटिक फोर्स, सेंटीमीटल फोर्स है, फिर सारी की सारी इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है समझ में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या बेटा, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। देखो इसकी लिमिटेशंस बता देता हूँ मैं। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स बोले बेटा या कमियाँ बोले, तो पहली कमी क्या है इसकी, इट कैन नॉट एक्सेलरेट, इट कैन नॉट एक्सेलरेट। किसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। सेकंड इसकी लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। कुछ चीज़ है समझ में। थर्ड भी बताऊंगा मैं आपको, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट क्यों नहीं करवा सकता, ये आप ये टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला याद रखिए। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम। ध्यान से देखो, Q/m, m तो ऊपर है यहाँ पे, तो Q/m बोलूँ मैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलूँ तो m ऊपर है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो ये जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, टाइम पीरियड क्या होगा, कम। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा और 100 200 500 चक्कर में ही क्या हो जाता है, आउट ऑफ स्टेप। मतलब जैसे चक्कर लगा के इधर आया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा नेगेटिव चार्ज को, और जल्दी क्या हो जाएगा, 100 200 500 चक्कर के बाद आउट ऑफ स्टेप। उतनी ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी जितने एक पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीज हो सकती है। तो ये प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करवाता है। हीलियम न्यूक्लियस को भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना। और जिसका मास जितना ज़्यादा होगा, पता है आपको, हीलियम न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। मतलब स्लो स्लो चक्कर लगा रहे हैं। टाइम पीरियड कम का मतलब फास्ट चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ गया। एक लिमिट से ज़्यादा ये एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को भी इंक्रीज नहीं कर सकता। इट कैन एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज आयंस अप टू ए सर्टेन लिमिट।
एक लिमिट तक ये एक्सेलरेट करवाएगा, उसके बाद एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा। एक लिमिट के बाद वेलोसिटी बढ़ गई है, उस वेलोसिटी से ज़्यादा वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, फिर ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेप। समझ में? क्यों एक्सेलरेट नहीं करवा सकता ये? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर आपने पढ़ा हो मास वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी वाला मास रेस्ट मास से अलग होता है, ठीक है। ये मास रेस्ट मास से जब रुका होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी वाला मास, तो उसका फॉर्मूला क्या दिया आइंस्टीन ने, 1 माइनस v²/c²। भाई जब जब वेलोसिटी बढ़ेगी, जब जब वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मास बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, और मास अगर बढ़ा तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। फिर कुछ चीज़ आ रही समझ में? मास बढ़ा एक पार्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर उसकी वेलोसिटी हुई तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण क्या बढ़ता है, उसका मास, और मास अगर बढ़ा तो टाइम पीरियड चेंज। टाइम पीरियड चेंज होते ही एसटी ऑसिलेटर तो अपनी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट था उतने टाइम पे, लेकिन फिर ये क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मास बढ़ने से प्रोटॉन का क्या बढ़ गया, टाइम पीरियड। यानी कि ये चक्कर लगाने के जो आया ना, चक्कर लगाने का टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया उसका, लेकिन फिर उस टाइम तक तो इसने क्या कर दिया था, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो जल्दी क्या हो जाएगा फिर, आउट ऑफ स्टेप। एक लिमिट के ज़्यादा, एक लिमिट से परे ये वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकता। ये चीज़ आ रही है समझ में? क्योंकि रियल लाइफ में ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हम। ये वाली वेलोसिटी हमारी 200 मीटर 300 मीटर पर सेकंड, बस इतनी सी है। ये वाली वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी है, तो ये समथिंग और जीरो है। भाई लाइट के कंपैरिजन में अपनी वेलोसिटी क्या है, 0 / समथिंग क्या है, 0। तो 1 - 0 1, तो 1 का रूट कितना है, 1, तो m/1 है यहाँ पे। तो वेलोसिटी वाला मास और रेस्ट मास क्या है रियल लाइफ के लिए, सेम है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो नेग्जिबल, न के बराबर। लेकिन अगर आप लाइट की स्पीड के करीब पहुँच गए, इसके बराबर ही स्पीड आपने अचीव कर ली, किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेट उस वेलोसिटी तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उनका मास बदलेगा भाई। अब देखो ये वाली वैल्यू है इसकी कुछ, ये वाली है, फिर मतलब 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, ध्यान से देखिए 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, और नीचे एलसीएम है c² एलसीएम है, फिर यहाँ पे c² माइनस v कम कर रहे हैं आप, ये पलट के ऊपर जाएगा c, तो c पलट के ऊपर जाएगा, मतलब रूट उसका कुछ c का, और कुछ वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज। रेस्ट मास की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सो एक लिमिट से, ये इसकी लिमिटेशन है भाई, एक लिमिट से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकता ये, समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या काम आता है, तो इट कैन एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सेलरेट करवाता है ये। कोई बोलते हैं न्यूक्लियस को तोड़ने के काम आता है, तो आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, किस प्रिंसिपल पे, किस इंट्रोडक्शन पे काम करता है ये, चार्ज पार्टिकल को क्या करवाता है, एक्सेलरेट करवाता है, समझ में आया? न्यूक्लियस को तो बाद में तोड़ेंगे एक्सेलरेट करवा करके, तो वो काम बाद में। तो सबसे पहला काम क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर को, भाई किसी कंडक्टर को अगर आप उसमें करंट फ्लो करवा करके अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।